Hello, my dear students. Welcome to my channel, Brilliant Children. This is your sixth class new social science textbook, Exploring Society, India and Beyond. This is chapter number 3, Landforms and Life, part 2. इसके पिछले पार्ट में हमने जो अर्थ है उनके अलग अलग लैंडफॉर्म के बारे में जाना, तो उसमें हमने माउंटेन के बारे में जाना। हमने देखा कि माउंटेन में किस तरह की फ्लोरा होती है, वनस्पति किस तरह की होती है, पेड़ पौधे। और अब हम माउंटेन में फौना कैसी होती है, एनिमल लाइफ कैसी होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे सामने एनिमल्स और बर्ड्स के पिक दे रखी है जो माउंटेन में पाए जाते हैं। तो पेरेग्रिन फैल्कन, Himalayan tar, mountain hare, golden eagle, Canadian phoenix, yak, ibex, grey fox, leopard, black bear। तो हम एनिमल से ही बर्ड्स की पिक देख रहे हैं। डीप फॉरेस्ट, flowing rivers, lakes, grasslands and caves, the mountain are home to the diverse fauna. For instance, golden eagle, the peregrine falcon, the Canadian lynx, snow leopard, and the ibex, the Himalayan tar, the mountain hare, the yak, the grey fox, and the black bear. Figure 3.4। तो हमने फिगर 3.4 में इन सब एनिमल्स की हमने पिक देखी। तो जो गहरे जंगल हैं, बहते हुए दरिया, नदियाँ और ग्रासलैंड्स और गुफाएं हैं जो माउंटेन में, इन सब जो डाइवर्स फॉना है इन सब का होम है। आगे, डोंट मिस आउट। Ganga is the Indian name of the largest river originated the Himalayas. In English, Ganges is also used, nearly 2,500 km long. This river has numerous tributaries, that is the one river joining it. Some of them, like the Yamuna and the Ghagra, also originate in the Himalayas. Other, like the Son and Sone, originate from the Vindhya range to the south of the Ganga plain. जो हमारी महानदी है गंगा, इसका ओरिजिनेट है जो हिमालय से होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं गंगा नदी है जो हिमालय से पैदा होती है इस तरह, और इसके साथ कई, इसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर लंबी है, और इसकी जो कई ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उपनदियां हैं, इसके साथ आके मिल जाती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं घाघरा, यमुना। और इसके अलावा जो सोन और सोने महानदियां हैं, इनका जो ओरिजिनेट है विंध्या रेंज से, साउथ गंगा प्लेन से होता है। आगे हम देखते हैं लाइफ इन द माउंटेन्स। द माउंटेन टेरेन इज यूजली रग्ड और रफ। जो माउंटेन की जो जमीन होती है ज़्यादातर ऊबड़ खाबड़ होती है, एंड हैज़ स्टीप स्लोप्स, और क्या होते हैं, इसमें खड़ी ढलानें होती हैं। दिस मीन्स दैट द रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टाइज्ड इन सम वैलीज। तो जो रेगुलर फार्मिंग है तो कुछ ही वैलीज में की जाती है। कल्टिवेशन इज प्रैक्टाइज्ड ऑन slopes by cutting step into the slope. दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। तो जो खेती बाड़ी होती है, जो लोग क्या करते हैं, जमीन को सीढ़ी की तरह उनकी कटिंग करके फिर उन पे फील्ड बनाते हैं और फिर फसल उगाते हैं। देखिए किस तरह ये किसानों ने कटिंग करके सीढ़ीदार कटिंग की है खेत की, और फिर यहाँ पे फील्ड बनाकर अपनी जो फसल है उसे उगाया है। तो जैसे इसे कौन सी फार्मिंग बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो जो माउंटेन्स में है, एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को इस तरह किया जाता है।
In many mountainous regions of the world, herding is the preferred occupation over agriculture. तो कई ऐसे माउंटेन्स रीजन हैं बहुत सारे कि जहाँ पे हैं पशुपालन को ज़्यादा एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है. Tourism is often an important source of income for people living in the mountains. तो जो इसके अलावा है जो इनका इनकम सोर्स का एक टूरिज्म भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इनकम का, जो यहाँ के माउंटेन पे लोग रहते हैं, क्योंकि माउंटेन्स पे अक्सर है जो टूरिस्ट विजिट के लिए जाते हैं. तो जो माउंटेन की द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट. तो जो माउंटेन की जो एयर है और ब्यूटी है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है. Some tourists also go to mountains for sports such as skiing, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग. तो कुछ जो टूरिस्ट हैं एडवेंचर के लिए भी कहाँ पे जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं. तो स्काइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब चीज़ें वहाँ जाकर करते हैं. फॉर मैनी सेंचुरीज पीपल हैव ऑल्सो ट्रैवल टू दिस अपलैंड्स फॉर पिलग्रिमेजेस. तो कई सालों से जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए भी माउंटेन्स में जाते हैं, क्योंकि आपको पता है माउंटेन्स में कई तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में ही लगा लीजिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री. इस तरह जो टूरिस्ट तीर्थ यात्रा करने के लिए भी अट्रैक्ट होते हैं. बट एन excessive inflow of the visitors can also put the fragile mountain environment under pressure. तो लेकिन इस तरह का जो एक्सेसिव विजिटर का फ्लो है, जैसे कि बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्रियों का आना, इससे क्या हो रहा है, जो माउंटेन का नाजुक सा वातावरण है वो प्रेशर में आ रहा है. इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस. तो इस तरह ये अक्सर मुश्किल हो जाता है बैलेंस बनाना, क्योंकि आपने देखा होगा जब समर सीज़न आता है, ज़्यादातर समर्स में जो टूरिस्ट माउंटेन की तरफ आते हैं, क्योंकि वो ठंडक पाने के लिए माउंटेन की तरफ आते हैं. तो इतना सारा ट्रैफिक हो जाता है जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और कुछ लोग हैं जो माउंटेन पे आते हैं अपने इंजॉय के लिए आते हैं, लेकिन वो कुदरत को भी हर्ट करते हैं, जैसे गंदगी फैलाना, ये सब करते हैं, जिससे कि हमारा जो वाटर है वो भी गंदा कर रहे हैं, और आसपास वो फॉरेस्ट को भी जैसे खाने पीने की चीज़ें वहीं पे फेंक देते हैं, बॉटल्स वगैरह, कबाड़ा वगैरह. तो इससे जो हमारी जो नेचर है वो प्रभावित हो रही है. आगे डोंट मिस आउट. बजेंद्री पाल स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन्स फ्रॉम अ यंग एज. जो बजेंद्री पाल जी हैं, सब बच्चे उन्हें जानते होंगे कि उन्होंने जो चढ़ाई करना, माउंटेन की चढ़ाई करना बहुत ही छोटी उम्र में शुरू कर दिया था. एंड लीड मैनी वुमेन्स क्लाइंबिंग एक्सपेक्टेशंस. और उन्होंने जो उन्हें देखकर मतलब और जो महिलाएं हैं उन्हें भी क्या मिला, मोटिवेशन मिला. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984. तो and was awarded Padma Shri the same year and the Padma Bhushan in 2019. तो बजेंद्री पाल जी हैं, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की 1984 में चढ़ाई की और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया उसी साल, और पद्म भूषण से उन्हें 2019 में सम्मानित किया गया. उसके बाद अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 31. अरुणिमा सिन्हा, उन्होंने अपने पैर को एक एक्सीडेंट के दौरान 31 साल की उम्र में खो दिया था. विद बजेंद्री पाल्स इंकरेजमेंट एंड ट्रेनिंग. बजेंद्री पाल जी की इंकरेजमेंट से उन्हें उत्साहित किया बजेंद्री पाल जी ने, और उनकी ट्रेनिंग पाके शी मैनेज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 2013. उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2013 में क्लाइम किया. एंड वेंट ऑन क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट. यही नहीं, उन्होंने कई जो कॉन्टिनेंट्स है, हर कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है उसे क्लाइम किया, इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन अंटार्कटिका.
उन्होंने अंटार्कटिका में जो माउंट विंसन है उसे भी क्लाइम किया, चढ़ी हो उस पे भी चढ़ी। देखिए एक पैर ना होने के बावजूद उन्होंने कितनी माउंटेन्स को है जो क्लाइम किया। शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2015, तो उन्हें भी है जो पद्मश्री है जो 2015 में उसे सम्मानित किया गया। तो देखिए यहाँ हम हमारे पास तो सब कुछ है। उन्होंने एक लेग के साथ जो सारी वुमेन्स है उनके लिए एक उदाहरण बना दी उन्होंने, जितनी भी है कि हम 2 लातों हमारे पास 2 लात हैं, हम तब भी ये सब नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक ही लेग के साथ इतना कुछ किया। आगे लेट्स एक्सप्लोर। These images, figure 3.6 on the page 50, depict a few challenges that the people living in the mountains may face. Discuss them in the group in the class and write one paragraph on each. Also discuss why, despite many such challenges, people still choose to live in mountains. तो हमारे पास सामने ये पिक है, इसमें अलग अलग तरह के जो माउंटेन्स में रहने वाले लोग हैं उनके लिए चैलेंजेस है। तो आपने इन सब पे डिस्कस करके 1 पैराग्राफ लिखना है। Plateau. The plateau is the landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slope, like mountain plateaus can be young or old in terms of the earth history. Two examples of plateaus are Tibetan Plateau and the largest and highest plateau in the world, and the Deccan Plateau. The height of the plateaus can be vary from a few hundred meters to several thousand meters. तो प्लेट्यू है जो ऐसा लैंड फॉर्म होता है जो धरती से तो वैसे कुछ ऊंचाई पे होता है, लेकिन ये माउंटेन के जितना ऊंचा नहीं होता है, लेकिन इसका जो सरफेस है फ्लैट होता है। जैसे माउंटेन होती है, तीखी पहाड़ियाँ होती है, लेकिन ये फ्लैट होता है। इसका होता तो ऊंचाई में है, जो नीचे लैंड है लैंड से ऊंचा होता है, और लेकिन इसका जो सरफेस है फ्लैट होता है और कई किलोमीटर तक ये बड़ा होता है। तो इसकी जो स्टीप होती है, स्लोप्स होती है साइड्स में, और लाइक माउंटेन प्लेटो कैन बी यंग और ओल्ड। तो माउंटेन की तरह प्लेटोस भी है, पुराने भी हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं अर्थ की हिस्ट्री में। टू एग्जाम्पल ऑफ द प्लेटोस आर तिब्बतन प्लेट्यू एंड द लार्जेस्ट हायर प्लेटो इन द वर्ल्ड। तो ये हम जो पिक्चर देख रहे हैं तिब्बतन प्लेट्यू की है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेट्यू है, द लार्जेस्ट हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, एंड द डेक्कन प्लेट्यू। और दूसरा कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है उसे हम इंडिया में ही देखते हैं। तो देखिए ये जो बीच का हम ब्लू कलर का एरिया देख रहे हैं, ये है डेक्कन प्लेट्यू। ये इतना पूरा डेक्कन प्लेट्यू है। प्लेट्यूज की हाइट है जो कुछ 100 मीटर से सेवरल थाउजेंड मीटर तक हो सकती है। तो डोंट मिस आउट, द तिब्बतन प्लेट्यू हैज़ एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 45 मीटर, विच एक्सप्लेन वाई इट हैज़ बीन निकनेम्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो तिब्बतन प्लेट्यू को जो इतना ज़्यादा फैला हुआ है 4500 मीटर, तो इसलिए हमें इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, इट इज़ नियरली 25 किलोमीटर लॉन्ग द डिस्टेंस फ्रॉम द चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी। ये 2500 किलोमीटर लंबा है। तो इसका डिस्टेंस है, हम चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक जब जाएंगे तब कवर कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द सेंट्रल ऑफ द साउथ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो डेक्कन प्लेट्यू है जो सेंट्रल साउथ इंडिया में एक प्लेट्यू है, बहुत ही पुराना प्लेट्यू है, फॉर्म्ड थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो।
तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वॉल्केनिक मतलब ज्वालामुखी की जो एक्टिविटी हुई है उससे ये उभरा था। तो कई लाखों साल पहले वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि ज्वालामुखी है जो पृथ्वी से ऊपर की ओर निकलता है और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद एक मिट्टी छोड़ देता है। उस तरह है ये इस प्लेट्यू का जो ओरिजिनेट हुआ है। Like mountains, plateau are the rich in the minerals deposits. जो माउंटेन की तरह जो प्लेटूज भी हैं ये मिनरल्स के को स्टोर करने में इन पे है जो मिनरल्स का डिपॉजिट होता है, मतलब बहुत सारे खनिज पदार्थ है जो हमें प्लेटूज में पाए जाते हैं। दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, क्योंकि प्लेटूज में हमें बहुत तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं। एज अ रिजल्ट माइनिंग इज द मेजर एक्टिविटी इन प्लेटूज, इसलिए जो माइनिंग है, खुदाई है, वो मेजर एक्टिविटी होती है प्लेटूज में। वेयर मैनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइन आर फाउंड, जहाँ पे दुनिया की हजारों खाने, सबसे बड़ी खाने पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इज द फेमस गोल्ड डायमंड माइनिंग। तो जो अफ्रीकन प्लेट्यू है फेमस फॉर द गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वहाँ पे सोने और हीरे की है जो माइनिंग खुदाई के लिए फेमस है। इन इंडिया ह्यूज reserves of the iron, coal and magnesium are found in the छोटा नागपुर प्लेटो। तो इंडिया के हम मैप में देखेंगे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या क्या पाया जाता है, आयरन, कोल, मैग्नीज, इस तरह का जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। द प्लेट्यू एनवायरमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। Many plateaux have rocky soil which makes the less fertile than plains. जो प्लेट्यू का इन्वर्ट है बहुत डाइवर्स है। तो यहाँ पे है जो भूमि कैसी पाई जाती है, रॉकी मतलब पथरीली भूमि पाई जाती है और पत्थर पाए जाते हैं, जिससे कि जो हमें खेती बाड़ी लायक ज़मीन नहीं मिलती। यहाँ पे हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, एंड देयर फोर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग, जो कि खेती बाड़ी के लिए अच्छी नहीं है। एंड एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लेट्यू that is formed through volcanic activity as they often have a rich black soil. जो लावा, अभी हमने पीछे बात की थी कि ज्वालामुखी जब ऊपर को फटता है तो वो अपने साथ एक ब्लैक कलर की, जब वो सूख जाता है तो वहाँ पे हमें ब्लैक कलर की मिट्टी मिलती है। तो वो है जो बहुत ही ऐसे बोला जाता है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है उस तरह की। ये हम यहाँ पे पिक में देख रहे हैं कि जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और जब वो मतलब ठंडी हो जाती है तो इस तरह की है जो ब्लैक कलर की है, हम ये देख रहे हैं मिट्टी यहाँ पे। तो ये है जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। Plateaus are also home to many spectacular waterfalls. The Victorian Falls on the Zambezi River in southern Africa, the Hundru Falls on the Subarnekha River in the Chota Nagpur Plateau, and the Jog Falls on the Sharavati River in the Western Ghats are few such waterfalls. The Nokalikai Falls drop down 340 meter from the Cherrapunji Plateau in Meghalaya. तो
जो प्लेट्यूज है वहाँ पे है जो कई वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, क्योंकि जो कि इतने ऊंचाई वाले वाटरफॉल्स है। यहाँ पे हमें चिरापुंजी मेघालय के वाटरफॉल की पिक दिखाई गई है, जिसकी हाइट है जो बहुत ज़्यादा है। देखिए जो प्लेट्यूज हैं यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल्स मिलते हैं, जैसे कि हम पिक में देख रहे हैं। चिरापुंजी इंडिया में है, तो मेघालय में ये वाटरफॉल है जो plains are the land form that have an extensive flat or gently undulating surface। हमने पीछे दो लैंड फॉर्म्स पढ़े, माउंटेन और प्लेट्यू। अब ये तीसरा लैंड फॉर्म है प्लेन्स। तो जो प्लेन लैंड फॉर्म है वो माउंटेन और प्लेट्यू की तरह हाइट में ऊंचा नहीं होता, फ्लैट होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है सी लेवल से 300 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर होती है सी लेवल से। तो दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स, इसमें कोई जो बड़े पहाड़ियाँ नहीं होती और ना ही डीप वैलीज होती हैं। और flood plains are one type of the plains formed by a river originated in mountain ranges, where they collect particles of rock, sand and silt called sediments। तो जब माउंटेन से जो नदी बहती है तो वो अपने साथ पार्टिकल्स सेडिमेंट्स को लेके आती है। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? रॉक, रेत, पत्थर और सिल्ट होती है। तो जो अपने साथ बहाकर लेके आते हैं, तो ये जहाँ पर नीचे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये बहुत ही उपजाऊ जमीन बनाते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर कैरिड ऑल द वे टू द plains where the rivers deposit them, making the soil very fertile। जहाँ पे ये इसे डिपॉजिट करते हैं, जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, तो वहाँ की जो जमीन है बहुत उपजाऊ हो जाती है। एज अ रिजल्ट these plains are ideal for growing crops of all kinds। तो इसका क्या नतीजा निकलता है कि इस तरह के प्लेन्स में हर टाइप की जो क्रॉप्स है, फसल है, उगाई जाती है। और एंड एग्रीकल्चर इज द मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन दिस लैंड फॉर्म। और इस लैंड फॉर्म का जो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी है, मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है, मुख्य जो धंधा है। प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो प्लेन्स है एक 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 स्पॉट है फ्लोरा और फौना का, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था। फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ और फौना मतलब एनिमल लाइफ। तो ये प्लेन्स है जो मतलब कि इस रीजन में बहुत सारी फ्लोरा और फौना लाइफ पाई जाती है, प्लेन्स रीजन में। आगे हमें ये पिक्चर है जो सैटेलाइट से ली गई है, तो ये गंगा प्लेन्स की है जो पिक्चर दिखाई गई है। तो इसमें कुछ हमें लेट्स एक्सप्लोर विच कलर इज गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन का कौन सा कलर है? तो गंगा प्लेन का जो हमें ब्राउन और ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पे, वो गंगा प्लेन का है। देखिए ये ग्रीन और ये ब्राउन, ये किसका है? गंगा प्लेन का कलर है। उसके बाद व्हाट डज द वाइट एक्सपेंस रिप्रेजेंट। तो ये वाइट है जो ये वाटर है, ये जो गंगा का वाटर है ये दिखा रहा है। व्हाट डज द ब्राउन एक्सपेंस एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट। तो ये ब्राउन कलर का है, ये क्या दिखा रहा है? तो ये जो ब्राउन कलर है ये दिखा रहा है, हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि गंगा जो रिवर है अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आता है और वो डिपॉजिट करता रहता है, जिसे हम फ्लड प्लेन्स भी कहते हैं। तो ये फ्लड प्लेन्स है, मतलब जो रिवर अपने साथ डिपॉजिट लेके आता है, रॉक्स और भी कई चीज़ें। तो स्लीट, तो ये यहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो ये वो है। आगे हम देखते हैं लाइफ इन द प्लेन्स।
प्लेन्स में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है। थाउजेंड ऑफ द ईयर्स एगो तो फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड द रिवर इन द फर्टाइल प्लेन। तो हजारों साल पहले, 1000 ईयर्स एगो जो पहली सिविलाइजेशन था वो डेवलप हुआ था गंगा नदी के किनारे पर, जहाँ पे कि उपजाऊ जमीन थी। इन अवर टाइम्स टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन्स। और अब जो समय है इसमें बहुत ही लार्ज वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जो प्लेन्स में रहती है। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन, लिव इन द इंडियाज गंगा प्लेन। तो लगभग 40 करोड़ लोग हैं जो लगभग सारी पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा है जो अभी भी गंगा प्लेन्स में रहता है। ऑफन कॉल्ड द Gangetic plain. As with many other plain of world, the major occupation of the people in this region include river, fishing, agriculture. तो जो मुख्य धंधा है इधर के लोगों का, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, इसके अलावा है जो फिशिंग हो गया, मतलब जो नदी के किनारे लोग रहेंगे, गंगा के किसी भी नदी के किनारे लोग रहेंगे तो वो फिशिंग जरूर करेंगे। फूड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, बर्ले एंड मिलेट्स आर ग्रोन। तो कई तरह के, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गए, जैसे राइस को हम धान भी बोलते हैं, धान, गेहूँ, मक्का, इस तरह और भी कई सी जो फसल है उगाई जाती है। Fiber crops such as cotton, jute and hemp are also grown in the Gangetic plains। तो जो और फाइबर क्रॉप्स भी, जैसे कॉटन, जूट बोलते हैं, वो भी यहाँ पे उगाया जाता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज बीन मोस्टली रेन फेड। In recent decades, however, agriculture has turned to irrigation, with water brought to the field through network of the canal or pumped from groundwater। तो पहले के टाइम पे ये होता था कि जो सिंचाई है सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड करती थी, लेकिन अब के टाइम पर कई दशकों से है जो एग्रीकल्चर का जो सिंचाई के साधन बदल गए हैं। अब क्या, बोर करके पंप से ग्राउंड वाटर निकाला जाता है जिससे कि सिंचाई की जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ है, जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इट हैज़ ऑल्सो contributed to the डेप्लेशन और डिक्रीज ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो इससे क्या होगा, बोरवेल से जैसे हम वाटर निकालते जाएंगे तो उससे जो ज़मीन के नीचे का पानी है जो कम होता जाएगा। दिस रिप्रेजेंट अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ द एग्रीकल्चर इन द रीजन। तो जब नीचे धरती से ग्राउंड वाटर है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद है जो हमें एग्रीकल्चर हम किस तरह करेंगे, इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा कि सिंचाई करना हमें मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह हम बोरिंग कर करके ग्राउंड वाटर निकालते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो वाटर है जो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम खेती बाड़ी किस तरह करेंगे। सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स इफेक्टिंग द गंगा प्लेन्स इंक्लूड हाई पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन, जनसंख्या और पॉल्यूशन। अगर जहाँ आपको पता है कि जनसंख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि गंगा प्लेन्स में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, हमें कोई भी चीज़ है ईजिली मिल जाती है। जैसे माउंटेन्स में डिफ़िकल्टी होती है, ऐसे ही लेकिन प्लेन्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। तो वो अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो गाड़ी भी ज़्यादा चलाएंगे, तो उससे क्या होगा, गाड़ी चलेंगे तो धुआं निकलेगा, उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो इस तरह एक ये भी प्रॉब्लम है जो गंगा प्लेन्स के लोगों को इफ़ेक्ट करती है। वेदर इन माउंटेन रेंजेस और प्लेन्स, रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरिड अमेंस कल्चर वैल्यू। चाहे वो माउंटेन्स है या प्लेन्स है, लेकिन रिवर को हर जगह क्या है, एक एक कल्चरल वैल्यू है रिवर की। इन पर्टिकुलर मैनी कम्युनिटीज हैव कंसिडर्ड द रिवर सोर्स एंड इट्स confluence with one or two other rivers to be sacred.
In India, numerous festivals, ceremonies, and rituals are conducted at such locations. रिवर सोर्स एंड कॉन्फ्लुएंस, जहाँ से नदियों को जन्म होता है या जहाँ नदियों का संगम होता है, उसे बहुत ही उस जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इंडिया में ऐसे कई संख्या में है जो त्योहार हैं, सेरेमनीज हैं और रिचुअल्स हैं जो इन जगहों पर मनाए जाते हैं, क्यों जहाँ इनका मतलब जन्म होता है नदियों का या जहाँ पर इनका संगम होता है। तो बिकॉज प्लेन्स हैव जेंटल स्लोप, river navigation is easy and sports a lot of economic activities. In earlier days, people also used rivers extensively to travel from one place to another. Even today, there are stretches along the Ganga where people prefer to use boat to move around. बिकॉज प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप, मतलब कि जिस तरह पहाड़ ऊंचे नीचे होते हैं, इनकी ढलान है जो बहुत खड़ी होती है, लेकिन प्लेन्स की है जो बहुत ढलान है जो वैसी नहीं होती, खड़ी नहीं होती है। यहाँ पे जेंटल स्लोप होता है, खड़ी ढलान नहीं होती, इसलिए इस वजह से क्या होता है, रिवर नेविगेशन इज़ ईजी। जो रिवर नेविगेशन है वो बहुत ईजी है, मतलब जैसे कि पानी पे बोट चलाना, और उससे क्या होता है, स्पोर्ट्स आर लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब पैसे कमाने के लिए, जिससे हम अपनी ज़िंदगी चला सके, उसके लिए स्पोर्ट मिलता है। इन अर्लियर डेज पीपल ऑल्सो यूज रिवर्स एक्सटेंसिवली टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पहले के टाइम पर क्या होता था, लोग रिवर को यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। और आगे हम एक पिक भी देखेंगे 3.10 में, तो वहाँ पे हमें उस पिक को देख के हमें पता चलेगा कि किस तरह बोटिंग करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाके है जो इन लोगों का है जो इनका रोज़मर्रा का जीवन चलता है। जैसे कि इस तरह वो पैसे कमाते हैं और फिर उनका अपने खाने पीने के लिए वो चीज़ें खरीद सकते हैं। इस तरह ये एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनका खर्चा पानी चलता है। तो पहले के टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, लेकिन अभी भी ऐसा है कि गंगा के कई रीजन हैं जहाँ पर अभी भी हम बोटिंग कर कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इवन टुडे देयर आर स्ट्रेचेस अलोंग द गंगा वेयर पीपल प्रेफर टू बोट्स टू मूव अराउंड। देखिए हम पिक में देख रहे हैं किस तरह बोट गंगा के किनारे पे है जो बोटिंग की जाती है, और इस तरह कई लोगों का ये रोजगार है। In this chapter we explore the main landforms, but its surface is very complex, and experts often define a few more landforms. इस चैप्टर में हमने क्या देखे, 3 तरह के मेजर लैंडफॉर्म देखे, लेकिन जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने एक और लैंडफॉर्म का जिक्र किया है जिसे कि हम बोलते हैं वन सच एज लैंडफॉर्म इज डेजर्ट, रेगिस्तान। एक ऐसा एक लैंडफॉर्म है जिसका नाम है रेगिस्तान, डेजर्ट आर द कंसिडर टू बी लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंसेस विद लिटिल प्रिसिपिटेशन। जो एक बहुत बड़ा लार्ज और सूखा एरिया होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कम मात्रा में बारिश होती है। दे आर फ्लोरा एंड फौना आर ऑल्सो यूनिक, उनकी जो फ्लोरा और फौना होती है वो भी यूनिक होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि रेगिस्तान में ऐसे ही पेड़ पौधे उगते हैं जिन्हों की पानी की बहुत बहुत दिनों तक, जैसे कि कैक्टस होता है, इन्हें बहुत दिनों तक पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और ऐसे ही एक स्नेक प्लांट होता है। सम डेजर्ट आर hot like the Sahara Desert in the Africa, on the Thar Desert in the northwest of the Indian subcontinent. तो कुछ डेजर्ट हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट है, जैसे कि सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में और थार डेजर्ट है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अदर आर कोल्ड लाइक द गोबी डेजर्ट इन एशिया। तो कुछ कोल्ड डेजर्ट भी है जैसे कि गोबी डेजर्ट इन एशिया,
सम एक्सपर्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एज अ डेजर्ट। कुछ एक्सपर्ट है उन्होंने जो अंटार्कटिका को भी एक डेजर्ट बोला है, जैसे कोल्ड डेजर्ट। डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशन ह्यूमन हैव अडेप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट। मतलब इसका जो क्लाइमेट है बहुत हार्श है, मतलब ऐसी कंडीशन हार्श कंडीशन है जहाँ मतलब जीवन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी है ह्यूमंस हैव अडेप्टेड, लोगों ने इसके जो डेजर्ट के साथ अनुकूलन कर लिया है, मतलब यहाँ पे भी लोग बसते हैं रहते हैं। इन इंडिया कम्युनिटीज लिविंग इन द थार डेजर्ट और माइग्रेटिंग थ्रू इट होल्ड रिच कल्चर ट्रेडिशन सच एज फोक सॉन्ग्स लीजेंड्स related to the desert. The diverse ways in which humans have made all landforms their home is testimony to our adaptability and resilience. तो जो इंडिया का जो थार डेजर्ट है जो कि रेगिस्तान में है, वहाँ इंडिया में आप देखोगे कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थार डेजर्ट है। तो ये आप जो एरिया देख रहे हो ये थार डेजर्ट है जो कि इंडिया में राजस्थान में है। तो जैसे हमने कई हॉट डेजर्ट देखे और कई कोल्ड डेजर्ट भी देखे। तो जो सहारा डेजर्ट है देखिए यहाँ पे हॉट डेजर्ट है, इसके अलावा जो गोबी डेजर्ट है एशिया में ये कोल्ड डेजर्ट है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट ने अंटार्कटिका को भी कोल्ड डेजर्ट माना है। Despite hard living conditions, humans have adapted to the most of the desert. तो इतनी हार्श कठोर जीवन होने के बावजूद, ऐसी कंडीशन होने के बावजूद इंसान ने जो कई डिजर्ट को अडेप्ट कर लिया है, अनुकूलन कर लिया है कई डिजर्ट के साथ। इन इंडिया कम्युनिटीज लिविंग इन द थार डेजर्ट, इंडिया के अंदर है जो कुछ समुदाय हैं जो थार डेजर्ट में रहते हैं और माइग्रेटिंग थ्रू इट, और यहीं आके बस गए हैं। होल्ड रिच कल्चर ट्रेडिशन, और उनका है जो उनकी जो सांस्कृतिक परंपरा है बहुत रिच है। उन्होंने सच एज द फोक सॉन्ग्स लीजेंड्स रिलेटेड टू द डेजर्ट, जब आप उनके जो लोकगीत और जो दंत कथाएं सुनेंगे तो वो सब डेजर्ट से रिलेटेड है। The diverse way in which humans have made all landforms their home is a testimony to our adaptability and resilience. तो resilience होता है the capacity to meet challenges and difficulties, adapt to them or overcome them. मतलब कि हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस आने, मुश्किलें आनी, लेकिन उन्हें हमने स्वीकार करना, फिर उनसे जो बाहर भी निकल जाना है, इस तरह का जो नेचर होना। तो जो इंसान है उसने ये जो अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म में जितनी भी डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको है जो पार किया, और उसके बाद है जो हर लैंड फॉर्म के साथ उसने अनुकूलन स्थापित कर लिया है। तो राजस्थान में हम देखते हैं कि किस तरह इनका जो कल्चर है, कितना कल्चर ट्रेडिशन है, कितना रिच है। यहाँ पे हम उसमें देख रहे हैं इनके जो कस्टम्स हैं और इनके जो डांस हैं, इनका जो फोक सॉन्ग्स हैं, तो इन्हें जब हम सुनेंगे तो The 5 tenets of the ancient Tamil Sangam poetry are the 5 landscape associated with certain specific details, lifestyle, moods, or emotions such as love, longing, separation, quarrel, etc. This table only lists the characteristic of 5 landscapes and the main human occupation in each. तो ये जो संगम तमिल में संगम पोइट्री है, इसमें से है जो 5 टिनाइज ली गई हैं। टिनाइज क्या है? लैंडस्केप हैं, और इनके मेन ऑक्यूपेशन के बारे में बताया गया है। टिनाइज ये जैसे कि कुरंजी, यहाँ पे कैसा लैंडस्केप है,
माउंटेनियस रीजन है और हंटिंग और गैदरिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन है। उसके बाद मुलई में ग्रास लैंड है, घास के मैदान और जंगल, कैटल रेयरिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन है। उसके बाद मरुदम फर्टाइल एग्रीकल्चर है, यहाँ पे प्लेन्स है और फार्मिंग की जाती है। नीडल कोस्टल रीजन है, मतलब समुद्र के किनारे का रीजन है, यहाँ पे फिशिंग और सी फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है। पलई एरिड डेजर्ट लाइक द रीजन, मतलब यहाँ पे रेगिस्तान है। और जर्निंग एंड फाइटिंग इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है। दीज 59 constitute a different classification of the landform than the one we have seen, but they reflect a keen awareness of the diverse regions and their characteristic. They also illustrate the deep connection between humanity and the natural environment. Before we move on, landform are classified into three main types. तो mountain, plateaus, plains, they have very different physical characteristics and environment. तो हमने लैंडफॉर्म के बारे में जाना कि माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स तीन मेजर लैंडफॉर्म है, पर्वत, पठार और पहाड़, और वो उनके सबके अलग अलग डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है और उनका वातावरण भी है जो अलग है। थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल लिव्स and activities have been much impacted by the type of landform they have lived in. These landforms are an integral part of the culture across the world. Indian culture in particular has celebrated them in diverse way. Each landform offers different challenges as well as opportunities. हर जो तरह का लैंडफॉर्म है वो हमें चैलेंजेस भी देता है और एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, मतलब अवसर भी देता है और चैलेंजेस भी देता है, डिफ़िकल्टी भी देता है तो अवसर भी देता है।